हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और इंडियन पॉलिटी भारत की जो राज व्यवस्था है उस पे बेस्ड हम एमसीक्यू देखेंगे। ये हमारा 11th लेक्चर है जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज हमारे 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे। कि चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कहा गया जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट का जो अदर जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसके बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस पे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए खुद से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। कि आपके प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करता है, गवर्नर मतलब राज्यपाल करता है, या प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो हम देखते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में। तो देखो, आप खुद से क्वेश्चन अटेंड कीजिए, बाकी तो हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, अगर हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश और अदर जजेस जो हैं, अदर जो जजेस हैं उनकी बात करें, उनके अपॉइंटमेंट को लेके बात करें, तो देखो उनके अपॉइंटमेंट को लेके बात की जाए, तो अपॉइंटमेंट को लेके बात की जाए तो कौन अपॉइंटमेंट करता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? गवर्नर की एडवाइस पर। जैसे अब हम ले लें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसको अपॉइंट तो करता है कौन? प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी एडवाइस पर? एडवाइस लेता है किसकी? गवर्नर की। और किसकी एडवाइस लेगा? मतलब गवर्नर के साथ साथ एक की और एडवाइस लेता है, और वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। इनकी एडवाइस पर क्या करता है, किसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। वहीं अब अदर जजेस की बात आ जाए, तो अदर जजेस को अपॉइंट कौन? प्रेसिडेंट ही करता है। बट किसकी एडवाइस पर? प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, बट एडवाइस यहाँ पे होती है, अब एडवाइस होगी गवर्नर की, उस राज्य के राज्यपाल की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस जिस हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं उसके। तो ये है प्रोसेस अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन थोड़ा और। जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट आपके पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में मेंशन है। आपका जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 में कहा गया द स्टेट के बारे में बात की गई है, द स्टेट के बारे में बात की गई है। और इसमें जो स्टेट के बारे में बात की गई है, वो आपका जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपका 150 152 से लेके 237 आर्टिकल के बीच है। इसी में आपका हाई कोर्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आ जाता है, तो पार्ट 6 में आपका क्या आ जाता है? हाई कोर्ट आ जाता है। और हाई कोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, ओरिजिनली ये बोला गया था। ठीक है, लेकिन 7th शेड्यूल, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ, उसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक जो भी राज्य हैं, स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी है, उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये किस में कहा गया था? ये अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। और इस 1956 में हुआ था, सॉरी, 1956 में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि पहले ओरिजिनली था कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। अब इस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में कह दिया गया कि दो या दो से अधिक स्टेट या यूटीज का, या एक स्टेट या एक यूटीज का क्या है, मतलब एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये प्रोविजन चल रहा है। और ये कौन सा एक्ट हुआ था? अब देखो, ये एक्ट आपके लिए जरूरी है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है या स्टेटमेंट बना के बोल दिया जाएगा यहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा बोला गया था। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 हुआ था।
1956 में जो हुआ था उसमें कहा गया था। ठीक है, वैसे तो ओरिजिनली था कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। और इंडिया में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश हुए थे जो हाई कोर्ट, वो 19 आपके कब हुए थे, वो 1962 में फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट स्टेब्लिश हुए थे। तो पहला आपका कलकत्ता हुआ था, कलकत्ता, फिर आपका मद्रास हुआ था, इसके बाद आपका बम्बई। अब मुंबई हो गया, पहले बम्बई था। ठीक है, तो तीन हाई कोर्ट आपके 1962 में एस्टेब्लिश हुए थे, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। और किस एक्ट के थ्रू हुए थे? ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत एस्टेब्लिश किए गए थे। अच्छा, 1962 में नहीं, 1862 में किए गए थे, सॉरी। 1862, ओह, 1862 में किए गए थे। कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, 1862 में किए गए थे हाई कोर्ट्स। नीचे आपको दिया गया है, देखिए कौन से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत आपके कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे वर एस्टेब्लिश बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, इसके तहत किए गए। करंटली अगर देखा जाए तो हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, और लिस्ट अगर हाई कोर्ट्स इन इंडिया देखिए, चेक न, मतलब आप एक लिंक दी गई है आर्टिकल की, आप उस पर देख सकते हैं, लिंक इसकी प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हाई कोर्ट के बारे में पता लग गया। अब बाकी हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं हम इसके बाद। हाई कोर्ट का चैप्टर फिनिश। तो हाई कोर्ट आर्टिकल किस में आता है? अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 214 से लेके 231, ये हाई कोर्ट की बात करता है। कौन सा पार्ट? पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 31 आपके हाई कोर्ट की बात करता है। बाकी हमने और देख लिया, ओरिजिनली देख लिया, स्टेट हर एक स्टेट में होना चाहिए था, लेकिन 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में कहा गया कि दो या दो से अधिक यूनियन टेरिटरी या स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और पहली बार जो फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश वो किए गए थे हाई कोर्ट, वो आपके कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में किए गए थे। और वो कौन से? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग किए गए थे। अब हम देख लेते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में देख लें अगर, तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हम देख चुके हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की, अगर हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 217 में आता है। आर्टिकल 217 क्लॉज 2 में आपके क्वालिफिकेशन की बात की गई है। देखो यहाँ पे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिलहाल तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 214 से लेकर 231, हाई कोर्ट की बात करता है, पार्ट 6। ये एक फैक्चुअल डेटा है, समथिंग जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, एसएससी या यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि किसी भी स्टेट एरिया में, किसी भी स्टेट में क्या है, उसने कोई जुडिशियल वर्क किया हो, जुडिशियल वर्क किया हो। और जुडिशियल वर्क कितने साल तक किया हो? मिनिमम 10 ईयर तक उसने जुडिशियल वर्क किया हो। या हाई कोर्ट में, या दूसरा है कि हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे। हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, ये है। हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, ये आपका क्वालिफिकेशन। इसकी बात की कितने साल तक एडवोकेट रहे? कम से कम 10 ईयर। 10 ईयर तक तो या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, या किसी भी स्टेट का कोई भी क्षेत्र हो वहां पे जुडिशियल वर्क किया उसने 10 साल तक। ये तो इसके क्वालिफिकेशन की बात हो गई। वहीं हम हाई कोर्ट, और देखो इसमें जो जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो की पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, नो मेंशन, कहीं भी मेंशन नहीं है किसके बारे में? एज ऑफ फॉर हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की एज के बारे में। मतलब हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है उसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो आर्टिकल 217
क्लॉज 1, इसमें क्या दिया गया, कंफर्म किया गया, लेकिन कहीं भी मतलब कंफर्म नहीं है इनके एज के बारे में, ये बात की गई आपके आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में। लेकिन इनकी एज रखी गई है 62 ईयर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस बारे में जो हाई कोर्ट की एज के बारे में प्रेसिडेंट सभी राज्यों से संबंधित जो भी राज्यपाल है उनसे एडवाइस लेता है इनके अपॉइंटमेंट को लेके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये था हाई कोर्ट के बारे में। और भी हाई कोर्ट के बारे में है एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 223, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है आपका, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। एक आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 222। तो 222 में आर्टिकल में क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या है, जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट। ट्रांसफर कौन करता है, ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पर, वो करता है, किसकी एडवाइस पर, वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, आर्टिकल 22, मतलब 22 के 222 के तहत। रिमूवल की बात की जाए तो जैसे सुप्रीम इम्पीचमेंट प्रोसेस लगती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, किसके, मिसबिहेवियर के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, मिसबिहेवियर के बेस पर उनको कर दिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है इसके बारे में ज्यादा। तो लोकसभा से अगर रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो देखो मैं कितने मेंबर का साइन होना चाहिए, लोकसभा में 100 मेंबर एंड राज्यसभा में 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। इसके बाद इन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस इनकी स्टार्ट होगी। इसके बाद जो भी प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, जजेस को। ठीक है, और दूसरी चीज बात की जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, संविधान में हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ जो हाई कोर्ट की है वो कौन किसके ऊपर करती है, वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड करता है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, वहीं इसके हाई कोर्ट के अगर कुछ जोन के बारे में देख लें हम, हाई कोर्ट के क्या क्या राइट्स हैं, तो सबसे प्राइमरी इसका राइट्स क्या है, आर्टिकल 226, जिसमें फंडामेंटल राइट, आप कोई भी रिट दायर कर सकते हैं, मतलब कोई भी रिट है, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, कुछ भी है, तो आप रिट दायर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे इसके क्या हैं, 226 के तहत रिट अपील है इसका। एपलेट ज्यूरिडिक्शन आता है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस देखता है ये। ठीक है, और इसमें एक मतलब ऑब्जर्वेशन एक इसका जोन भी आता है आर्टिकल 227 के तहत, जिसमें इसके जो सबार्डिनेट कोर्ट हैं उन पे क्या करता है, अपनी नजर रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, ये हाई कोर्ट के बारे में। और हाई कोर्ट के बारे में एक चीज और है कि इसके सबार्डिनेट कोर्ट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया ये है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे बोलते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट गवर्नर द्वारा किया जाता है, बट किसकी एडवाइस पर, वहां के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के एडवाइस पर ही डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है। तो ये था हाई कोर्ट के बारे में। और भी डिटेल में आप इस पे एक नोट्स अपना बना लीजिए, एक A4 साइज पे नोट बना लीजिए, पूरा हाई कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल हैं, काफी लंबा टॉपिक है ये, लेकिन हमने थोड़ा संक्षेप में देखा हाई कोर्ट के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल कौन से पार्ट में आता है। इस पे क्वेश्चन आपसे वन लाइनर क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट के बारे में देख लिया हमने, और यहाँ पे ये भी देख लिया कि सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पे बने थे। करंटली हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, और ये हमने सारे का 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 में आया था, जिसमें हाई कोर्ट को क्या किया गया था, एक से ज्यादा हाई कोर्ट बनाने की बात की, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है, या यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट हो सकता है। पहले ओरिजिनली कितना था कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो हमने ये हाई कोर्ट के बारे में देख लिया, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 से लेकर 231 के बीच आपका हाई कोर्ट्स की बात करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जहां पर राज्यसभा जो आपकी है अपर हाउस, उस अपर हाउस में, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन किया जाता है
अलोकेशन ऑफ सीट, तो उसके बारे में चर्चा की गई कौन से शेड्यूल में दिया गया। तो फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए सवाल। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले तो देख लो शेड्यूल के बारे में। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल की बात की गई, तो पहले अब कितने शेड्यूल, 12 शेड्यूल है, जिन्हें बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं? सूची। पहले ओरिजिनली सूची कितनी थी? ओरिजिनली सूची की बात की जाए तो 8 सूची थी, 8 शेड्यूल थे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और जिसमें आपके शेड्यूल्स और भी ऐड कर दिए गए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल की। हमारे संविधान में, हमारे संविधान को क्या किया गया? हमारे संविधान को पार्ट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स में बांट रखा है, पार्ट और शेड्यूल्स में, जिससे एक समझने में काफी इजी हो जाए। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है, इट कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो। ये स्पेशली बात करता है किसकी? स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनके ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। ये सारी बातें करता है कौन? ये बात करता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल की बात की जाए तो सेकंड शेड्यूल बात करता है प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोलुमेंट्स, मतलब जो भी वेतन भत्ते हैं, जो विशेषाधिकार हैं, एमोलुमेंट, जो भी सैलरी वैलरी प्रोवाइड की जाती है, अब उनके बारे में किसकी बात की गई? किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी, एमोलेंसेज या विशेषाधिकार की बात की, अलाउंसेज जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं उनको, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो सभापति और उपसभापति हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, विधान परिषदें हैं, उनकी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, इतने लोगों का दिए गए। अब देखो, इस पे सवाल पूछ दिया जाता है आपको, यूपीएससी में कई बार सवाल पूछा भी है, और आपको पूछा भी जा सकता है। कुछ नहीं, उसमें ऊपर कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, उनमें से पूछ देगा कि शेड्यूल सेकंड से रिलेटेड इनमें से कौन कौन से हैं। तो ये आपको प्रोविजन पता होने चाहिए कौन कौन से शेड्यूल सेकंड से रिलेटेड हैं। इसमें आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रख देगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है, उसके सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस सेकंड शेड्यूल में नहीं आते हैं। तो ये यहाँ पे देख लेना, जो मेन मेन है उनके शेड्यूल से ये सारी चीजें आती हैं। वहीं थर्ड शेड्यूल की बात की जाए तो ऑथ की बात करता है। ऑथ मतलब जो शपथ होती है, शपथ की बात करता है, शपथ। तो देखो, इसमें कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑथ नहीं आती है इसमें, इतना याद रखना। स्पीकर अब इसमें कौन कौन से आते हैं? सॉरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ इंडिया, उनकी ओथ की बात आती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे हो गए। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, मेंबर ऑफ एमपीज हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, कंट्रोलर कैग हो गया आपका। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए आपके, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट हो गए आपके, एमएलएज हो गए आपके, हाई कोर्ट जजेस हो गए, ये सारे। अब देखो, थर्ड शेड्यूल में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाएगा तो क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को रख देगा, इनका ओथ का भी क्या है, कह देगा ये थर्ड शेड्यूल किस शेड्यूल से रिलेटेड है। तो ये किसी भी शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है इनका ओथ का सिस्टम। इनका खुद का एक अपना, मतलब एक आर्टिकल में दिया गया ओथ के बारे में, मतलब इनके शपथ का है। तो कहीं शेड्यूल में इनका मेंशन नहीं है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, तो ये चीज याद रखना। वहीं फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो एक प्रोविजन देता है इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर स्टेट, मतलब स्टेट्स के लिए जो सीट्स निर्धारित की जाती हैं एंड यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा में, उसकी बात कर रहा है कि कितनी स्टेट को कितनी सीटें देनी चाहिए, कि मतलब उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाती हैं, ये सब कुछ। तो कितने सीटें इस स्टेट की होनी चाहिए, कितनी सीटें इस यूनियन टेरिटरी की होनी चाहिए, कहाँ पे? राज्यसभा में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो कौन से? फोर्थ शेड्यूल, यही हमारा आंसर था। बाकी हम देख लें तो फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, सॉरी। इसके बाद सिक्स शेड्यूल में आपके आ जाते हैं कौन कौन से? 4 स्टेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये।
देखिए, क्वेश्चन आपको दे देगा, 4 स्टेट दे देंगे, उनमें से कहेगा इनमें से कौन से 6 शेड्यूल में हैं, कौन से नहीं हैं। अब कौन-कौन से हैं ये याद रखो, 4 ही हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये आपके 6 शेड्यूल में आते हैं। बाकी सारे स्टेट जो इनको छोड़ के आते हैं वो आपके सारे शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल वाले, वो सारे 5th शेड्यूल में आ जाते हैं। इतना याद रखो। 7th शेड्यूल में आपके क्या आती है, लिस्ट आती है, जो 3 लिस्टों में आपका डिवाइड कर रखा है। कौन-कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन में पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो भी, स्टेट में आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं, और कंकरेंट में दोनों ही बनाती हैं। लेकिन जब अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजन आए तो इस पार्लियामेंट का पलड़ा भारी हो जाता, पार्लियामेंट वहां पे रूल बनाती है। ठीक है, स्टेट में भी। 8वें शेड्यूल की बात की जाए तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओरिजिनली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ओरिजिनली आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो वो कितनी थी, वो थी आपकी 14। बाद में अमेंडमेंट एक्ट हो के वो कितनी कर दी गई, 12। इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, इंग्लिश को। ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी इंग्लिश को दे देगा वहां पे कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें एक इंग्लिश भी देगा। तो एलिमिनेशन से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट नहीं है। चलिए, 9th शेड्यूल में आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया था। उसके था जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, आपके जमींदारी सिस्टम था, अबॉलिश कर दिया गया था, लैंड रिफॉर्म किए गए थे। इससे रिलेटेड है आपका 9th शेड्यूल, जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसके तहत ये 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल आपका किससे है, आपका डिफेक्शन से है, डिस्क्वालिफिकेशन है। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मतलब जो मंत्री होते हैं ना, इधर उधर पार्टियां बदलते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। से 11th शेड्यूल आप पंचायत है, 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटीज है, इससे रिलेटेड है, ये आपके जोड़े गए थे। तो चलिए, अब अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऐड किया गया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1952। किस अमेंडमेंट 12th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल जोड़ा गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया था। तो ये याद रखना, किससे रिलेटेड है, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये नगर पालिका है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 29 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये चीज छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, इनको याद रखो, क्योंकि इन पे ही स्टेटमेंट या क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे पॉलिटी में। तो चलिए, हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में हमारे एलोकेशन ऑफ सीट्स दिया गया है। ठीक है, इन राज्यसभा में जो कि होते हैं। तो बाकी आपने देख लिया, फिफ्थ शेड्यूल हमने देख लिया किससे रिलेटेड था, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल देख लिया। चलिए, अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, वो आप जब शेड्यूल पूरे एक चार्ट बनाएंगे, शेड्यूल को रिवाइज करेंगे, कौन सा प्रोविजन कब ऐड किया गया है, ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रोविजंस फीचर्स दिए गए हैं जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किए गए। देखो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वो जब बन के तैयार हुआ था, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे, जो फीचर्स ऐसे थे जो हमने अडॉप्ट किए थे। तो कुछ देशों से अडॉप्ट किए थे, कुछ हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किए थे। तो सबसे ज्यादा जो प्रोविजन अडॉप्ट किए थे हमने अपने संविधान में, वो कहाँ से किए थे, वो हमने किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किए थे। इसके बाद हमने कहाँ से किए थे, कॉन्स्टि अदर जो हमारे कॉन्स्टि मतलब देश थे, जो उनसे हमने, जैसे अमेरिका से हमने कुछ ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले लिया, जापान, यूके, यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने क्या लिया। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रहा ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस था, जो राज्यपाल का ऑफिस का प्रावधान है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची की बात कर रहा है यहाँ पे, समवर्ती सूची की बात कर रहा है। और कह रहा समवर्ती सूची हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। तीसरा कह रहा है इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपातकालीन शक्तियां थी, आपातकालीन प्रावधान था, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और चौथा कह रहा है रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ है,
वो हमने कहाँ से लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिया। ठीक है, विधि के शासन का विचार जिसे कह सकते हैं, या विधि के। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कह रहा ओनली फोर हो सकता है, 1 to 4 हो सकता है, 1 to 3 हो सकता है, या सारे के सारे हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जरा एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे तो प्रोविजन मुझे नहीं लगता सारे आप तैयार कर पाए, लेकिन अगर आप बार बार चीजें देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड काफी कारगर है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स टेकन किए गए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या किए गए हैं। फेडरल स्कीम ली गई है। फेडरल स्कीम से जो संघीय ढांचा समथिंग है, वो हमने कहाँ से लिया गया। संगठनात्मक जो संघीय ढांचा है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया यहाँ से। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, संघीय संघीय ढांचा। दूसरा है गवर्नर ऑफ ऑफिस, जो राज्यपाल का कार्यालय, इसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, न्यायपालिका। हमने जो जुडिशरी है ना, तीन है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, ये हमने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। वही पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने, मतलब लोक सेवा आयोग, सॉरी लोक सेवा आयोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐड किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे यहाँ है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो हमारी प्रशासकीय डिटेल्स हैं, उनको भी हमने कहाँ से लिया है, उनको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। और भी कुछ प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए हैं, जैसे हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हमने माइनॉरिटी जो है हमारी, जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, अब माइनॉरिटीज कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा, सिक्योरिटी करना, उनके जो भी हित हैं, क्या, इनको भी हमने कहाँ से लिया है, इनको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। और वहीं हम अगर बात करें और प्रोविजन की, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के सब सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से होंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कैटेगराइज है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सवारी नोट कोर्ट पर जो कंट्रोल है, इन पे जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और हम कह सकते हैं कि जो यूनियन का है, वो स्टेट के रूल्स में इंटरफेरेंस करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हस्तक्षेप करना या इंटरफेरेंस करना, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो ये सारे प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए हैं। अब एक बार इनको देख लो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन अपना देखते हैं कि देखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, लिया है। कंकरेंट लिस्ट नहीं लिया है, दिस इज, ये कहाँ से लिया गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से ये हमने कहाँ लिया, कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया। इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, तीसरा लिया है। रूल ऑफ लॉ हमने नहीं लिया, यहाँ से हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो देखो, चार एलिमिनेट कर दो, चार यहाँ से जाएगा, चार यहाँ से जाएगा, और चार यहाँ से जाएगा। एलिमिनेशन से ही आ गया 1 2 3। देखो 1 2 3 नहीं होगा, टू नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया।
13 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, बाकी हम थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं कौन से प्रोविजन से कहाँ कहाँ से लिया गया, तो रिकैप हो जाएगा आपका। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया यूनाइटेड किंगडम से। हमने जो कैबिनेट सिस्टम है वो हमने लिया कहाँ से, वहाँ से यूके से। हमने प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो भी यूके से लिया है। जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं, संसदीय स्वरूप सरकार का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने यूके से लिया है। बाइकैमरलिज्म सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें वो अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी यूके से लिया है। और हमने ये जो लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, कि लोकसभा जैसे हमारे यहाँ है पार्लियामेंट में, तो वो ज्यादा पावरफुल होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा। तो ये भी हमने सिस्टम कहाँ से लिया है, ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, ये हमने सारी चीजें ली हैं। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी हमने यूके से लिया है। एक आप गूगल करेंगे, आप अपनी बुक्स में देखेंगे, तो वहां पे आपको ये मिल जाएंगे सारे, कहाँ से क्या अडॉप्ट किए हैं, एक बार देख लेना। फिलहाल हम देख लेते हैं। जैसे हमने यूएसए से क्या लिया, प्रियम्बल लिया अपना। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया, ओरिजिनली जहाँ जिसमें 395 आर्टिकल थे, आज 448 आर्टिकल हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया। ठीक है। हमने हाई जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो जुडिशरी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 से लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया यूएसए से। हमने प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है हेड ऑफ स्टेट के तहत, या तीनों सेनाओं का जो हेड होता है, वो हमने यूएसए से लिया। और प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाई जाती है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने यूएसए से लिया। और जो राज्यसभा है उसमें एज अ जो एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है, जो उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये हमने यूएसए से। और भी यूएसए से हमने प्रावधान लिए, जैसे हमने जुडिशरी वो जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यूएसए से लिया। ठीक है। तो ये सारी यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी ले ली हमने। प्रियम्बल में जो आप तीन चीजें यूज करते हो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, आइडियल लिए हमने यूएसएसआर से लिए। ठीक है। फंडामेंटल राइट। ऑस्ट्रेलिया से आपने प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज होती है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। और हमने ट्रेड एंड जो भी कॉमर्स है उससे रिलेटेड प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 के तहत आता है वो हमने प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान की बात करें तो जापान से हमने बहुत सारी चीजें ली है। ठीक है। तो ये थे आपके क्या है यहाँ पे आपके गवर्नर का, जैसे एक ऑफिस था वो गवर्नर का वहां से लिया, उसके जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट करने के प्रोसेस है ना, वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविजन है, बाकी एक बार आप आंसर मतलब एक A4 साइज पेपर पे नोट्स बना लीजिए अपना पॉलिटी का, और उस पे जो तीन टाइप की इमरजेंसी है, पूरे तीनों की इमरजेंसी का दो पेपर में आ जाएंगी समथिंग, दोनों इमरजेंसी का कैसे क्या है, वो सॉरी इमरजेंसी की बात करो, जो अडॉप्ट किए हैं वो कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किए हैं, क्या क्या चीजें कहाँ से ली हैं, इन सारी चीजों को नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछ लिया, यहाँ से आपसे पूछ लेगा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए, या वन लाइनर क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा एसएससी स्टेट पीसीएस में पूछ देगा, दिस ये जो कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये चार ऑप्शन दे रखा होगा। तो आपको ये लिस्ट बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी, ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ द
proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or only a part of। मतलब कह रहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है राष्ट्रीय आपातकाल का, वो या तो पूरी देश में लगेगा या किसी एक पार्ट में लगेगा। चलिए, दूसरा कह रहा है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। मतलब जो कैबिनेट है उससे केवल रिटन रिकमेंडेशन लेगा, जब मिलेगी तभी वो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान मतलब प्रोक्लेमेशन कर सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ओनली वर्ड दिया था, थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे वन टू बोथ एंड नाइदर वन नाइदर टू। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं भाई। क्या है नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो अगर देखा जाए भारत में तीन टाइप की नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। तीन टाइप की इमरजेंसी कौन सी होती हैं, वो तीन टाइप की इमरजेंसी का जिक्र आपका किया गया है। देखो, अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजन, अभी हमने देखा बैक पीछे वाले लास्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इमरजेंसी प्रोविजन आपात प्रावधान जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया जाता है, वो प्रोविजन आपका कहाँ से लिया गया? वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, 1935 से लिया गया है, ये हमने देख लिया। किस पार्ट में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन आता है वो पार्ट आपका 18, पार्ट 18 में आता है, पार्ट 18 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आपका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवि मतलब जो इमरजेंसी प्रोविजनल है उसके बारे में आपका मेंशन है। आर्टिकल 352 से लेके 366 के बीच में आपके प्रोविजन आते हैं, जो आपकी इमरजेंसी तीन टाइप की इमरजेंसी है। एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, एक प्रेसिडेंट रूल है जिसे गवर्नर रूल भी कहते हैं, और एक आपकी है फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है, प्रेसिडेंशियल रूल आपका 356 के तहत लगता है, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लगता है। अगर इनके और भी देखे जाएं तो 352 के अलावा 358 और 359 भी आपके नेशनल इमरजेंसी में आ जाते हैं। लेकिन और फंड प्रेसिडेंट रूल में आपका कौन कौन सा आर्टिकल आ जाता है? वो आपका आर्टिकल एक 356 और आपका आ जाता है एक 365। अब ये दो बेसिस होते हैं, हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं प्रेसिडेंट रूल के, फिर भी हम लास्ट में थोड़ा देख लेंगे प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल एक्चुअली अगर अभी देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है कि एक तो 356 के उस पे लगता है। 356 पे कब लगता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि वहां पे मतलब गवर्नमेंट है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तब लगेगा। और यहाँ पे 365 के अकॉर्डिंग जब लगता है प्रेसिडेंट रूल, जब मतलब सेंटर के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को नहीं मानती है, तब लगते हैं ये। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हैं। बाकी हम अभी 358 359 को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के, हमने बेसिक देख लिया कौन से पार्ट में, 18 पार्ट में आर्टिकल 352 से 360। अब बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। अब देखो, ये हमने कहां से लिया? बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाउ रशिया। रशिया नहीं है, ये जर्मनी है, जर्मनी। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल द पावर एंड स्टेट आर टू कंप्लीट द कंट्रोल ऑफ इंडिया। देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। मतलब पार्लियामेंट जो भी चाहे किसी भी स्टेट में जो भी रूल्स एंड लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है वहां पे कुछ भी। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और इमरजेंसी के प्रोविजन में क्या होता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बार प्रेसिडेंट रूल ये तो प्रेसिडेंट रूल की बात की है कि पंजाब में लगा था 1951 में। ठीक है, इंडिया में अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये याद रखना। प्रेसिडेंशियल रूल तो बहुत बार लग चुका है। ठीक है, तो चलिए, अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी, देखो, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है बच्चों? राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लगता है? वो आर्टिकल 352 में उसका जिक्र है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ द थ्रेटन, जब भारत की सुरक्षा की बात आ जाए या कोई भारत पे खतरा हो,
किसी भी चीज को लेके, तो प्रेसिडेंट रूल मतलब वो प्रेसिडेंट क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी तीन बेस पे लगता है, पहला तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन। तीन टर्म है, वॉर या तो युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश से, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब किसी से मतलब बाहरी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, बाह्य आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या तीसरा आर्म रेबेलियन अपने आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, जो आर्म रेबेलियन शब्द है ना, ये अमेंडमेंट करके लाया गया, ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, उसके तहत इसको ऐड किया गया, क्योंकि पहले था यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक गड़बड़ी, उसके आधार पर लगता था, लेकिन आर्म रेवेलियन कर दिया गया। क्यों? उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे उधर जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे लगा दी थी, तो उसका गलत फायदा उठाया था, ये सब सारी चीजें थी और पॉलिटिकल मुद्दा है। तो यहाँ पे इसलिए अब तीन टर्म्स पे लगता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको ऐड किया गया। ये याद रखना, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाता है इसको। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर a नेशनल इमरजेंसी even before the actual occurrence of war and armed rebellion or the external aggression, ये चीज याद रखना। अब इसके बेसिस पे लगता है, when a national emergency is declared on ground of war, external aggression is known as external emergency। जब नेशनल इमरजेंसी क्या है, किसके, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगती है, तो इसके क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्म रिबेलियन के बेस पे लगता है तो इसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो दो टाइप कैटेगरी में बांट रखा है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो उसके टाइप एक्सटर्नल इमरजेंसी है, जब अंदर ही सिविल वॉर चल रही हो, आतंक मतलब सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, तो उसके बेस पे करें इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगाई जाती है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये हैं कुछ चेंजेस। अब ये क्या है, देखो, इमरजेंसी कैन बी इम्पोज आइदर फॉर द होल ऑफ द इंडिया और कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टेरिटरी। ये आपके ओरिजिनली पहले था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैड इंटरनल डिस्टरबेंस, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये वाला तो डिस्कस कर लिया इंदिरा गांधी के टाइम पे। लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या कहा गया कि इमरजेंसी कैन बी इम्पोज, या तो पूरे इंडिया में लगा सकते हो इमरजेंसी, या कुछ सर्टन पार्ट पे लगा सकते हो। ये अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा चेंजेस किए गए थे। तो ये रखना। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन हमने देख लिया अच्छे से इस चीज को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये सारी चीजें देख ली किसके अंडर में आ जाता है। एक फैक्ट और है आपका नेशनल इमरजेंसी पे, वो है कि 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था, उसमें डिक्लेरेशन की गई थी कि नेशनल इमरजेंसी के जो इम्यून है टू जुडिशियल रिव्यू के तहत आ जाएगा, कि उसकी न्यायिक समीक्षा होगी अगर इमरजेंसी किस बेसिस पे तुमने लगाया, ये सारी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड। फिर इसको क्या हुआ, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें इस प्रोविजन को क्या कर दिया, हटा दिया गया। इसके बाद फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया, और मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या किया, नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड और दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन द होली एक्सट्रेनियस एंड इररिलेवेंट फैक्ट। अगर कोई इररिलेवेंट फैक्ट है उसके बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगा दी गई है, तो इसके तहत इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो मिनर्वा में अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये याद रखना। 38 में किया, 44 में हटाया, फिर इसको मिनर्वा मिल केस 1980 में फिर स्टार्ट कर दिया। तो ये था आपका इमरजेंसी का प्रोविजन, जो अभी आपने देखा नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम, चलिए। नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी का प्रपोज हमने ये तो देख लिया कि ये सारी चीजें थी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को लगाता है देश में। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को देश में कब लगा सकता है, वो लगा सकता है, अनाउंस तब कर सकता है केवल कैबिनेट के रिटन सिफारिश पर। मतलब जो कैबिनेट है,
कैबिनेट की ओनली, कैबिनेट की रिटिन कैसी हो, रिटिन, जो सिफारिश है, रिटिन सिफारिश पर क्या करता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है। क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की टाइम पे पहले था, प्रोविजन दिया गया था कि प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही इमरजेंसी लगा देता था। ठीक है, तो अब इसके बाद 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, हाँ, वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, 44 कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखें किसके द्वारा कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 किया गया, और इसके तहत क्या कहा गया, इसके तहत कहा गया कि अब प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा, जो नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेगा, तो वो केवल कैबिनेट की सिफारिश पे, रिटिन, वो भी रिटिन में होनी चाहिए, तभी करेगा। ऐसा नहीं कैबिनेट ने ऐसी ओरली बोल दिया और उसने प्रेसिडेंट मतलब नेशनल इमरजेंसी देश में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगा दी, ऐसा नहीं कर सकता है। रिटेन में जब कैबिनेट लिख के देगी प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी लगाएगा पर्टिकुलर क्षेत्र पे या पूरे होल इंडिया में। ये किस कब किया गया प्रावधान, ये कॉन्स्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया। पहले था प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कर देता था, और पहले एक टर्म और था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसकी जगह कौन सा लगा दिया गया, इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसकी जगह आर्म रेबेलियन लगा दिया गया। तो ये एक पॉइंट था। और यहाँ पे अगर हम इसके अप्रूवल की बात करें तो देखो, दोनों ही, जो नेशनल इमरजेंसी है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसके बाद 1 माह के अंदर पास हो जाए, इसके बाद इसको अप्रूवल होना जरूरी है, अप्रूव हो जाए। अब ये स्पेशल मेजोरिटी का केस है। ठीक है, अब जैसे ही अप्रूव्ड हो गया दोनों ही हाउसेस से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से, इसके बाद क्या होगा, ये 6 मंथ तक जारी रहेगा। फिर हर एक 6 महीने बाद इसको अप्रूवल दे दे के बढ़ाते रहना, लेकिन ये अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट की, जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 साल होती है, वैसे नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की कोई लिमिट नहीं होती है। बस 6 महीने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा से, स्पेशल मेजोरिटी से। इसके बाद ये अनलिमिटेड लगता रहता है, 6 महीने के लिए अप्रूवल लिया, 6 महीने बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये अनलिमिटेड चलता रहता है, अनलिमिटेड तक इसको लाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या है, वो 3 महीने तक, 6 महीने के लिए अप्रूवल लेगा, और 6 महीने के बाद 3 महीने तक, 3 साल तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता किसी स्टेट पे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ठीक है, हम्म, और इसको हटाने के लिए अगर करें तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे ही हटा देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है वो पार्लियामेंट की अप्रूवल ले। इसके बाद प्रेसिडेंट जब चाहे, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, वो क्या करे, इसको हटा सकता है। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पे एक अपने बात की हुई फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट 2 आर्टिकल हैं नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं आपके। एक तो आर्टिकल आपका आता है 358, और एक आर्टिकल आपका आता है 359। चलिए, देखिए, नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ा प्रोविजन है, तो इस पे जो हम वही चीजें डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चन आपके ज्यादा बन जाते हैं। अब जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उस चीज को डिस्कस करो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बाकी इंफॉर्मेशन। तो देखो, 358 की बात करें तो आर्टिकल 358 और 359 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही आर्टिकल आपके नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। जब आपका आर्टिकल 358 की बात की जाती है, तो यहाँ पे देखो, हमने बात किया, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ता है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, सस्पेक्ट हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रेसिडेंट रूल, जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मार्शल लॉ में भी आपके फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल 358 कह रहा है कि जब 358 के तहत, मतलब जब फंडामेंटल जो आपका 358 है और 359, इनमें डिफरेंस देखें। जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है देश में, तो क्या होता है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ये अपने आप ही क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी फंडामेंटल राइट आते हैं अपने आप ही क्या हो जाते हैं,
सस्पेक्ट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके फंड जो जो भी आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, और उन फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन हो जाता है मतलब निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 19 के तहत। और 359 के तहत आपके देखे जाए तो 359 के तहत वही फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंशन हो गए, उन्हीं फंडामेंटल राइट का आपका सस्पेंशन होगा जो प्रेसिडेंट चाहेगा। ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट हटाना चाहेगा वही फंडामेंटल राइट आपके हटेंगे। तो ये याद रखना कि जरूरी नहीं कि उनमें से, लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 20 एंड 21 आपका वर्क करता रहेगा। आर्टिकल 20 और 21 आपके सस्पेंशन नहीं होगा, इनका सस्पेक्ट नहीं होंगे ये आर्टिकल 359 एट के तहत। वहीं 358 के तहत और भी देखा जाए प्रावधान, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने आप ही हट जाते हैं। 19 के तहत जितने भी फंडामेंटल राइट होंगे अपने आप हट जाएंगे। इन्हें हटते नहीं है, इन्हें प्रेसिडेंट जिन जिन फंडामेंटल राइट को हटाएगा बस 2021 को छोड़ के, क्योंकि ये इनका सस्पेंशन नहीं होता है, निलंबित नहीं होते हैं। बाकी जिन जिन को प्रेसिडेंट हटाना चाहेगा वो अपने आप ही उनको हटा दिया जाएगा। 358 के तहत क्या है, जब आपकी वॉर और जो आपकी एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कह सकते हैं इसे बाह्य आपातकाल कह सकते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जब आपका फंड वो लगता है तो आपका 358 यहाँ पे माना जाता है। थ्री आर्टिकल 358 के तहत नेशनल इमरजेंसी वर्क कर रही है। ठीक है, और वहीं आपका यहाँ पे इंटरनल जो आर्म रिवेलियन है, आर्म रिवेलियन सशस्त्र विद्रोह, रिवेलियन, इसके तहत देखा जाता है तो ये यहाँ पे आर्म रिवेलियन भी आ जाता है, आपका वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तीनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बेसिस पे जब आपका जो नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो और भी इनके कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पे, तो आप एक काम करना, आर्टिकल 358 359 एज अ होमवर्क देख लेना, क्योंकि इस पे आप बहुत सारे इसके प्रोविजंस हैं, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोनों। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके स्टेट पीछे। यूपीएससी में तो आपके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो भी तीनों इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपीएससी को लेके, आपके बाकी स्टेट पिक्चर्स जैसे एग्जाम को लेके। तो इन पे जो है आप नोट्स बना लीजिए, क्या इनके डिफरेंसेस हैं, ज्यादा नहीं 5-6 डिफरेंसेस हैं, उनको देख लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बिल्कुल, उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यही की पॉइंट बेस आपके क्या होते हैं, वहां पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, हमने इसको डिस्कस किया, तो हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी में एप्लीकेबल इंटायर एंड ऑल, ये हमने देख लिया। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया था। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेमेशन, ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, संशोधन किया गया था। और कहा गया था पहले प्राइम मिनिस्टर के की एडवाइस पर लग जाता था, अब कहा गया कि केवल रिटर्न में जब तक कौन नहीं देगा, रिकमेंडेशन नहीं करेगा कैबिनेट रिटर्न में, तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाएगा कौन, प्रेसिडेंट। तो ये दोनों ही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे बोथ 1 एंड 2। तो चलिए, नेशनल इमरजेंसी काफी बड़ा टॉपिक है, एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे हमने देख लिए वहां पे। अब ये हमारा क्वेश्चन है यूनियन बजट पे। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रिफर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसपे बोला गया कि आपकी यूनियन बजट ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि किस में हमने यूनियन बजट ऑफ इंडिया की बात की। तो आर्टिकल 109 दिया गया आपको, फिर आर्टिकल 112 दिया गया, फिर 180 दिया, 131 दिया गया आपको। तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल हमारा जो यूनियन बजट की बात करता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेंड कीजिए, अगर खुद से अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखिए आर्टिकल 112 है, वो डील करता है आपके एनुअल फाइनेंशियल बजट। देखो यहाँ पे बजट शब्द का यूज नहीं किया गया कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना कि बजट बजट शब्द का मेंशन नहीं है कहाँ,
इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द को इन्हें क्या नाम दिया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये याद रखना, बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बजट, ये क्या है, हम बजट कहते हैं इसको, लेकिन आर्टिकल 112 के तहत देखा जाए तो आर्टिकल 112 में आपका क्या क्या गया, यहाँ पे दो टाइप के आपके बजट। देखो, बजट में क्या होता है कि 5 साल का आपका पूरा वो होता है कि जितना आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, ठीक, गवर्नमेंट की आमदनी जो भी प्राप्त हुई है या कितना खर्चा किया है, ये सारा हमें पेश करना होता है कहाँ पे, हमें बजट में खर्च के सामने रखा जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक वित्तीय वर्ष में करते हैं, मतलब 5 साल का नहीं, एक वित्तीय वर्ष में, एक जैसे पूरी साल हो गए, और वित्तीय वर्ष कब का होता है, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष आता है। तो यहाँ पे जो बजट की बात करें तो दो टाइप का होता है बजट में, मतलब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हम रेवेन्यू रिसिप्ट देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें, ये थोड़ा इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा सवाल, फिलहाल तो आप इतना याद रखो, आर्टिकल 112 के तहत हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसे हम बजट के नाम दिया हमने। ठीक है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है बजट के बारे में। तो प्रेसिडेंट शैल रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब होता है, जब 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। लीड बिफोर यू वोट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट refers to an annual financial statement। इसे क्या किया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 109 की बात करें तो ये मनी विल की बात करता है, वहीं आर्टिकल 110 भी मनी विल की बात करता है, आर्टिकल 110 भी मनी विल की बात करता है। बट आर्टिकल 109 में कहा गया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, मनी विल के बारे में एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में जिक्र की गई आर्टिकल 109 में। तो मनी विल क्या होता है, धन विधेयक जिसे बोलते हैं। तो कई टाइप के विल होते हैं। अब कौन सा बिल मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करता है, ये पार्लियामेंट में आपका जो स्पीकर होता है वो डिसाइड। मनी बिल सिर्फ आपका कहाँ लाया जा सकता है, आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका स्टेट में जाए तो मनी बिल सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो विधानसभाएं होती हैं लेजिस्लेचर की, वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मनी बिल जब आता है प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट लाया जाता है, इसके बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर ये 14 दिन के लिए राज्यसभा जाता है, राज्यसभा अपनी एडवाइस दे या एडवाइस ना दे, 14 दिन के अंदर उसे रिटर्न कर देना होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट को क्या होता है, इस बिल पे क्या आता है, या तो वो अपने पास रख सकता है या स्वीकृत दे दे। ठीक है, तो ये कर सकता है प्रेसिडेंट मनी बिल पे। ठीक है, तो ये है मनी बिल आपका। और डिसाइड कौन करता है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट जैसे बन सकता है कि ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, या ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। तो यहाँ पे वन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल। हाँ, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकते हैं, लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल नहीं होते हैं। ठीक है, सारे मनी बिल, सॉरी उल्टा हो गया, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं, इतना याद रखना। ये डिसाइड कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर स्टेट में जाएंगे तो जो स्पीकर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। तो जैसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये कहाँ होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके पास ना होने पर गवर्नमेंट भी क्या होती है, त्याग पत्र देना पड़ता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है, गवर्नमेंट को हटना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए। तो आर्टिकल 112 हमारा क्या था, यूनियन बजट की बात की गई थी, आर्टिकल 112 उससे था। 109 110 आपकी बात करते हैं मनी बिल की, धन विधेयक जिसे, इसके बारे में हमने देख लिया। आर्टिकल 180 आपकी किसकी बात करता है, आर्टिकल 180 की बात की जाए तो पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर, जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। कि कोई भी जब स्पीकर होता है, जैसे लोकसभा है,
या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है। अब हम इनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर इनका स्पीकर नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे चला गया या डेथ हो गई, कुछ भी समथिंग हो, उसकी जगह खाली है, अब उसकी जगह डिप्टी स्पीकर क्या होता है, एज अ स्पीकर वर्क करता है। या डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जो भी मेंबर होता है, प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अपॉइंट कर देता है एज अ स्पीकर। ठीक है, तो उसके पावर क्या होती है उसके पास, उसका जिक्र किया गया आर्टिकल 180 में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम आर्टिकल 180 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 131 की बात कर जाए तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता। और सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये होता है, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी कई सारे टाइम होते हैं। जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन करें कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यस, सेंटर और दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सेंटर या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इन सब का जो झगड़ा है, दो जैसे तमिलनाडु केरल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या सेंटर तमिलनाडु केरल साउथ इंडिया के जो भी स्टेट है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी चीज को लेके, तो ये जो मामला बनेगा ये ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी, कहीं नहीं सुनवाई हो सकती है, किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये आर्टिकल 131 बात करता है। ठीक है, तो हमने सारे आर्टिकल देख लिया, आंसर देख लिया हमारा क्या है। चलिए, तो आज हमारे ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसी को देखा, कुछ की पॉइंट्स देखे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी नेशनल इमरजेंसी के और भी प्रोविजंस हैं, तो उस पे आप अपना नोट्स बना लीजिए और उसको बार-बार रिवाइज कीजिए को तीनों नेशनल इमरजेंसी कैसे बनाना है। इमरजेंसी एक टॉपिक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी डालना है। सबसे पहले डालना है कि नेशनल इमरजेंसी हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है। ठीक है, इसके प्रोविजंस वो आप देख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसके बाद फंडामेंटल राइट सस्पेक्ट होते हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया प्रोविजन, वो हमने जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये इतना। इसके बाद देखो नेशनल इमरजेंसी किस पार्ट में आती है, पार्ट 18 में नेशनल इमरजेंसी आती है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपकी नेशनल, ये नोट डाउन कर लिया आपने थोड़ी सी जगह में। इसके बाद फिर आप नेशनल इमरजेंसी आओ, तीन टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती हैं आपकी, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इन पे जो फैक्ट है वो लिख लो, नेशनल इमरजेंसी लिखो, नेशनल इमरजेंसी में ये लिखो नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाई, कौन लगाता है, किसके उस पे अप्रूवल पे लगती है, हटाता कैसे है, ये सारी एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें लिख लो। वहीं प्रेसिडेंसी रूल लिख लो, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी कितनी बार लगी है, नेशनल इमरजेंसी अभी कितनी बार लग चुकी है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 131 आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आर्टिकल 112, 110, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको देख लो। जैसे बजट, अभी एक इंफॉर्मेशन मिली, बजट बजट बोलते हैं लेकिन बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट मेंशन नहीं है। बजट का नाम क्या कहते हैं उसे, आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से उसमें दिया गया है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा, 5 क्वेश्चन देखे, काफी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया और भी प्रोविजन हमने लिए हैं कंट्री से, इसके बारे में देखा। तो चलिए, आज हमारा वीडियो काफी अच्छा था और हमने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है, यहाँ पे आपको इस पॉलिटी लेक्चर की जो पीडीएफ है और जो लेक्चर की लिंक है दोनों प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इसी चैनल पे आपको हमारे ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की दी जाएगी। तो चलिए, इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।